हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ नगर पालिका से संबंधित जो अध्यादेश अभी आया है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ नगर निगम के बारे में जो अध्यादेश आया था उस पर डिटेल चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ नगर पालिका से रिलेटेड जो भी अभी अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया है उसको हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, क्योंकि जो करंट में संशोधन होते हैं उसके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अच्छी खासी होती है। तो अगर आप आज का वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस संशोधन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और उस संशोधन किन किन धारा में हुआ है और वो धारा में भी डिटेल चर्चा हम कर लेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज अभी चल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, चाहे आप ऑनलाइन मोड में करना चाहिए ऑफलाइन मोड में करना चाहिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है। आप वहां से जाकर सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, तो आप हमारी रायपुर ब्रांच में आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके जो है अपनी जो भी क्वेरी होगी उसको दूर कर सकते हैं। 17 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और ये साप्ताहिक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो जितने टेस्ट निकल गए हैं वो भी टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिटेल आपको बता दिया हूं, वहां से आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक चीज समझना है। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है नगर पालिका, यहां पर एक शब्द यूज हुआ है नगर पालिका। तो याद रखिएगा, नगर पालिका का मतलब होता है नगर पंचायत और नगर परिषद। नगर पंचायत और नगर परिषद को मिलाकर बोला जाता है नगर पालिका। याद रखना है, नगर पंचायत और नगर परिषद को मिलाकर बोला जाता है नगर पालिका। तो याद रखना है, एक और नगरीय निकाय होता है, वो होता है नगर निगम। तो नगर निगम इनसे अलग होता है, नगर निगम इनसे अलग होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे यहां दो तरीके के नगरीय निकाय के लिए हमारे पास दो अधिनियम लागू है हमारे छत्तीसगढ़ में। एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, एक अधिनियम है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम जो कि 1961 में आया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम जो कि 1961 है। और दूसरा अधिनियम है छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, या इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956। तो आपको ये एक चीज याद रखना है कि ये दोनों अधिनियम आपको पता होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 है उसमें नगर निगम से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, और जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 है उसमें नगर पंचायत और नगर परिषद के प्रावधान बताए गए हैं। तो आज की क्लास में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में जो संशोधन हुआ है इस अध्यादेश के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है? इस पे हमने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में क्या संशोधन हुआ है इसको पिछली क्लास में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास फोकस रहेगा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में, जिसमें इस अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, दूसरा टाइप का क्षेत्र होता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, दूसरा टाइप का क्षेत्र है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, और तीसरे टाइप का क्षेत्र होता है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र।
अब आपको यह पता होना चाहिए कि संक्रमणकालीन क्षेत्र किसको बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र जो पहले ग्रामीण एरिया में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट होने के कारण वो नगरीय क्षेत्र की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। यानी पहले वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट हुआ, अब वो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र की तरफ संक्रमण कर रहा है। तो ऐसे क्षेत्र को हम संक्रमणकालीन क्षेत्र बोलते हैं। और संक्रमणकालीन क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं उनमें किसका गठन किया जाता है? नगर पंचायत का। अब दूसरा क्षेत्र होता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी ऐसे नगरीय क्षेत्र जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं, ऐसे नगरीय क्षेत्र में गठन किया जाता है नगर परिषद का। ऐसे में गठन किया जाता है नगर परिषद का। और तीसरा है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ऐसे नगरीय क्षेत्र जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, तो बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए गठित किया जाता है नगर निगम का। तो याद रखना है आपको कि तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र की तरफ उनका संक्रमण हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन होता है। सेकंड होता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, जो कि छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर नगर परिषद का गठन होता है। और तीसरा होता है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर नगर निगम का गठन किया जाता है। और किसी भी क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो किसी भी क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करने की पावर राज्यपाल के पास होती है। तो याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करने की पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर आपसे पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 किन क्षेत्रों पर लागू है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 किन क्षेत्रों पर लागू है, तो आपका आंसर होगा संक्रमणकालीन क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू नहीं है, क्योंकि नगर पालिका का मतलब नगर पंचायत और नगर परिषद होता है। यानी नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र में बनती है और नगर परिषद लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में बनती है। तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संक्रमणकालीन क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में लागू है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 किन क्षेत्रों पर लागू है, तो छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में लागू होती है, यानी ये वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में लागू होगा, ये दोनों में नहीं होगा। तो याद रखना है नगर पालिका का मतलब नगर पंचायत और नगर परिषद होता है, जबकि नगर निगम का मतलब वृहत्तर नगरीय क्षेत्र यानी नगर निगम होता है। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024। तो ये नगर पालिका में संशोधन अध्यादेश है, यानी हमको ये देखना है कि नगर पंचायत और नगर परिषद के प्रावधानों में क्या चेंज आया है इस अध्यादेश के माध्यम से, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब अध्यादेश क्या होता है, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा की है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। जब राज्य की विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि तुरंत डिसीजन लेना या तुरंत कोई नियम बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल की ये विवेकी शक्ति नहीं है, राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसा अध्यादेश जारी नहीं करता। ये राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना संविधान के अनुरूप उसकी विधायी शक्ति होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, ये चीज को याद रखना है। और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब हम अध्यादेश की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 को संशोधित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। कुल कितनी धारा में संशोधन किया गया है, तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की 20 धाराओं में इसमें संशोधन किया गया है। यह संशोधन कब से लागू होगा, तो यह संशोधन 3 दिसंबर 2024 से लागू हो चुका है। क्लियर है? कितनी धाराओं में संशोधन हुआ है? 20 धाराओं में संशोधन हो चुका है इस अधिनियम, इस अध्यादेश के माध्यम से। अगले में चलते हैं। अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी धारा में संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले है धारा नंबर 3 परिभाषा में संशोधन।
तो सबसे पहले क्या संशोधन हुआ है, धारा नंबर 3 में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में परिभाषाएं बताई गई हैं। यानी धारा 3 में जो आपका बोल सकते हो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी परिभाषा कौन सी धारा में है, धारा नंबर 3 में है। तो धारा नंबर 3 में एक जनसंख्या की परिभाषा दी गई थी, इस जनसंख्या की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब आपको याद रखना है यहां पर कि यहां पर जो एससी और एसटी की जनसंख्या ली जाएगी, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि एससी और एसटी की जो जनसंख्या ली जाएगी, ये पिछला जो आपका जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित हो चुका है वो आंकड़ा लिया जाएगा। तो एससी एसटी की जनसंख्या के लिए हमको 2011 की जनगणना के आंकड़े लेने पड़ेंगे। यानी एससी और एसटी की जनसंख्या कौन से जनगणना के आधार पर तय होगी, 2011 की जनगणना के आधार पर जो है एससी एसटी की जनसंख्या तय की जाएगी। लेकिन ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात पर अभी आरक्षण मिलेगा, तो ओबीसी की जो जनसंख्या ली जाएगी वो 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं ली जाएगी। ओबीसी की जनसंख्या जो ली जाएगी वो अभी आपका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो छत्तीसगढ़ राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसके सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके सर्वे के अनुसार जो वर्तमान में ओबीसी की जनसंख्या है उसके आंकड़े के अनुरूप ओबीसी की जनसंख्या ली जाएगी। यानी एससी एसटी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुरूप ली जाएगी, जबकि ओबीसी की जनसंख्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है उसके सर्वे में जितने ओबीसी की जनसंख्या वो आंकड़ा लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये चेंज हुआ है धारा नंबर 3 की परिभाषा में। अगला देखते हैं, अगला है धारा 19 नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की संरचना। यानी यहां पर आपको क्या चेंज हुआ है, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की संरचना। तो मैं इसको 2 कॉलम यहां पर बना दे रहा हूं। एक तरफ हम देखते हैं यहां पर, एक तरफ यहां पर मैं नोट करूंगा इन चीजों को। यहां पर मैं नगर पंचायत की संरचना बताऊंगा कि नगर पंचायत किन से मिलकर बनती है, और दूसरी तरफ हम यहां पर देखेंगे नगर परिषद किससे मिलकर बनती है। नगर पंचायत किससे मिलकर बनेगी और नगर परिषद किससे मिलकर बनेगी। तो सबसे पहले नगर पंचायत देख लेते हैं। नगर पंचायत में 3 तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको कौन कौन से मेंबर होते हैं। सबसे पहले हम नगर पंचायत जो है वो निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब ये निर्वाचित सदस्य कौन कौन होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, तो अगर मान लेते हैं ये एक नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत वार्डों में बटा होगा, ये नगर पंचायत वार्डों में बटा होगा, तो हर वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होगा। हर वार्ड से कौन निर्वाचित होगा, एक पार्षद निर्वाचित होगा। क्लियर है? तो यहां पर नगर पंचायत में वार्डों की संख्या 15 से 40 हो सकती है। तो सबसे पहले यहां पर क्या कौन होगा, तो सबसे पहले यहां पर वार्ड से निर्वाचित होने वाले पार्षद, तो सबसे पहले होंगे वार्ड से निर्वाचित पार्षद, वार्ड से निर्वाचित पार्षद। अब ये वार्ड से जो निर्वाचित पार्षद है इनकी संख्या 15 से 40 होगी। क्लियर? ये निर्वाचित है, प्रत्यक्ष निर्वाचित है, जनता इनको चुनने के लिए वोट दे रही, निर्वाचित करने के लिए वोट दे रही है। दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा नगर पंचायत का अध्यक्ष। अब याद रखिएगा यहां पर यह धारा में क्या संशोधन हुआ है, पिछले बार जो आपके जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने संशोधन करके क्या किया था कि जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता था। यानी जो पार्षद निर्वाचित होकर आते थे वो अपने बीच में से क्या करते थे, अपने बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते थे, एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब ये अध्यादेश के माध्यम से जो अध्यक्ष भी होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होगा, यानी जनता उसके लिए वोट देने जाएगी। तो अध्यक्ष क्या होगा, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। अब ये अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, इसके लिए जनता वोट देने जाएगी। तो ये पहला टाइप के सदस्य हो गए, निर्वाचित सदस्य, पार्षद और अध्यक्ष। दूसरा तरीका देखेंगे हम नाम निर्देशित सदस्य। अब ये नाम निर्देशित सदस्य कौन होंगे इसको देख लेते हैं। नाम निर्देशित सदस्य यानी नगर पंचायत में नाम निर्देशित सदस्य कौन होंगे, तो याद रखना है नाम निर्देशित सदस्य सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा नगर पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा, नगर पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा 3 सदस्यों को, अधिकतम कितने, राज्य सरकार के द्वारा
अधिकतम तीन सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। अधिकतम 3 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। अब ये 3 सदस्य कौन होंगे? ये 3 सदस्य जो होंगे ये ऐसे सदस्य होंगे, ये 3 सदस्य ऐसे सदस्य होंगे जिनको नगरीय प्रशासन के विषय में विशेष अनुभव है। नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव रखने वाले, नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव रखने वाले, ठीक है, जो नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव रखते हैं, ऐसे कोई 3 सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा नगर पंचायत में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, जिन भी सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है वो उस नगर पंचायत में ही रहने वाले होने चाहिए, उनका नाम उसी नगर पंचायत की मतदाता सूची में आना चाहिए और साथ ही साथ उनमें पार्षद बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी ये 3 लोगों को राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा। इन्हें ही हम एल्डर मैन बोलते हैं, ठीक है, ये नाम निर्दिष्ट सदस्यों को ही हम एल्डर मैन बोलते हैं। तो ये हो गए नाम निर्दिष्ट। इसके अलावा एक और ऑप्शनल है, नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। किसको नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है? एक निःशक्त व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकती है राज्य सरकार। एक निःशक्त व्यक्ति को भी राज्य सरकार क्या कर सकती है? नाम निर्दिष्ट कर सकती है। मैंने यहां पर स्टार का चिन्ह बनाया है, स्टार का मतलब ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? अगर किसी नगर पंचायत में जो ये निर्वाचित पार्षद है 15 से 40, अगर उनमें कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को यहां पर नाम निर्दिष्ट कर सकती है। ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकती, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। तो याद रखना है कि अगर ये 15 से 40 जो नाम आपके निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित पार्षद हैं, अगर उनमें कोई दिव्यांग व्यक्ति नहीं आता तो एक निःशक्त या दिव्यांग व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा उस नगर पंचायत में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। अभी अगला पॉइंट है, एक चीज और याद रखिएगा, राज्य सरकार जिनको नाम निर्दिष्ट कर रही है, चाहे वो एल्डरमैन हो चाहे निःशक्त व्यक्ति हो, अगर राज्य सरकार के द्वारा इनको नगर पंचायत का सदस्य बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इनका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल होगा आपके जो राज्य सरकार है उसके प्रसाद पर्यंत। यानी ऐसा नहीं कि ये पूरे 5 साल के लिए पद धारण करेंगे, ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे जो नाम निर्देशित सदस्य है। निर्वाचित सदस्य तो 5 साल होता है, लेकिन जो नाम निर्देशित सदस्य हैं, जो एल्डरमैन है और आपके जो निःशक्त व्यक्ति हैं जो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा? राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत। यानी राज्य सरकार जब इनको हटाना चाहती है हटा सकती है। तो याद रखना है, जो नाम निर्देशित सदस्य है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत। यानी राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, ठीक है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत। क्लियर? अब तीसरे टाइप के यहां पर नगर पंचायत में सदस्य होते हैं, उनको हम बोलते हैं पदेन सदस्य। नगर पंचायत में तीसरे टाइप के सदस्य हैं वो है पदेन सदस्य। अब ये नगर पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए, पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे पद में निर्वाचित हुआ है लेकिन वो अपने पद में होने के नाते जब नगर पंचायत का सदस्य बनेगा तो उसको बोलते हैं हम पदेन सदस्य। तो अगर मान लेते हैं ये नगर पंचायत का क्षेत्र है, अगर इस नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत किसी लोकसभा सांसद का क्षेत्र पड़ रहा है, यानी लोकसभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र इस नगर पंचायत के भीतर पड़ रहा है, तो यहां का जो लोकसभा सांसद होगा वो डायरेक्ट बन जाएगा नगर पंचायत का पदेन सदस्य। तो सबसे पहला पदेन सदस्य कौन होता है? लोकसभा का सांसद। सबसे पहला पदेन सदस्य है लोकसभा का सांसद। सेकंड नंबर में कौन पदेन सदस्य है? तो अगर कोई छत्तीसगढ़ की राज्यसभा से निर्वाचित, छत्तीसगढ़ की राज्यसभा मेंबर बनके वो गया हुआ है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से वो राज्यसभा मेंबर बना है, और वो राज्यसभा का मेंबर छत्तीसगढ़ की जिस भी नगर पंचायत के भीतर अगर मतदाता सूची में उसका नाम आ रहा है, तो जिस भी नगर पंचायत की मतदाता सूची में उस राज्यसभा के मेंबर का नाम आएगा वो डायरेक्ट उस नगर पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। तो सेकंड नंबर पे है राज्यसभा का सांसद। सेकंड नंबर पे है पदेन सदस्य में राज्यसभा का सांसद। तीसरा नंबर पे है राज्य विधानसभा का विधायक। तीसरा नंबर है राज्य विधानसभा का विधायक। अब ये विधानसभा का विधायक का मतलब क्या है?
अगर इस नगर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी भी कोई भी विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा होगा तो उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा वो डायरेक्ट नगर पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया नगर पंचायत का कि निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, नाम निर्देशित सदस्य ये होते हैं और पदेन सदस्य ये होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपके नाम निर्देशित सदस्य जितने होंगे और जो पदेन सदस्य होंगे इनको नगर पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। याद रखना है कि जो नाम निर्देशित सदस्य होंगे और पदेन सदस्य होंगे इनको नगर पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट देने का अधिकार केवल नगर पंचायत के सम्मेलन में पार्षद और अध्यक्ष को होगा। समझ आ रहा है? यानी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें ही नगर पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार होता है। नाम निर्देशित और पदेन सदस्य को नगर पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? तो याद रखना है ये हो गई आपकी नगर पंचायत की संरचना। अब हम नगर परिषद की संरचना देख लेते हैं कि नगर परिषद किससे किससे मिलकर बनेगा। तो नगर परिषद आपका सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं नगर परिषद किससे किससे मिलकर बनेगा। तो नगर परिषद सबसे पहले यहां पर नगर परिषद मिलकर बनेगा निर्वाचित सदस्यों से। नगर परिषद किससे मिलकर बनेगा? निर्वाचित सदस्य। तो नगर परिषद का निर्वाचित सदस्य कौन होंगे? सबसे पहले होंगे पार्षद, क्योंकि नगर परिषद भी वार्ड में बटा होगा तो कितने पार्षद होंगे? 15 से 40। नगर परिषद में भी पार्षदों की संख्या कितनी होती है? 15 से 40। दूसरा अध्यक्ष, नगर परिषद का अध्यक्ष। पहले याद रखना है पिछली सरकार ने नगर परिषद के अध्यक्ष को इनडायरेक्ट इलेक्टेड कर दिया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचित कर दिया था। लेकिन अब जो है अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। तो अध्यक्ष अब कैसे निर्वाचित होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, यानी जनता इसके लिए वोट देगी। ये हो गए निर्वाचित सदस्य। अब हम देखते हैं नाम निर्देशित सदस्य कौन होता है नगर परिषद में। नाम निर्देशित सदस्य, तो याद रखना है नाम निर्देशित सदस्य कौन होगा। तो नाम निर्देशित सदस्य सबसे पहले होगा राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित अधिकतम 5 मेंबर। राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित, राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 5 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जा सकता है। अधिकतम कितने सदस्यों को? 5 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जा सकता है। कौन ये सदस्य होंगे? जिनको नगरीय प्रशासन के विषय में विशेष अनुभव है। जिनको नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव प्राप्त है वो ये लोग होंगे। तो याद रखना है नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव प्राप्त है, यानी ये एल्डरमैन होंगे। नगर पंचायत में 3 एल्डरमैन आते हैं, जबकि आपके नगर परिषद में 5 एल्डरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा निशक्त व्यक्ति, एक निशक्त व्यक्ति। एक निशक्त व्यक्ति ये ऑप्शनल है, याद रखना है। यहां पर मैं स्टार का चिन्ह बना दे रहा हूं, ये ऑप्शनल है। यानी अगर ये 15 से 40 में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुना गया है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक निशक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। ये निशक्त नाम निर्देशित सदस्य जितने होंगे, चाहे ये 5 हो या एक निशक्त व्यक्ति हो, ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जैसे मैंने नगर पंचायत में आपको बताया था। अब ये पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो तीसरे टाइप है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन होंगे? तो सबसे पहले होंगे लोकसभा के सांसद। अगर वो लोकसभा का क्षेत्र वो नगर परिषद के क्षेत्र को छू रहा है तो वहां के जो सांसद होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे। दूसरा है राज्यसभा के सांसद। अगर कोई राज्यसभा में सांसद बना है और उसका नाम राज्य की किसी नगर परिषद की मतदाता सूची में आ रहा है तो वहां का सांसद क्या बनेगा? डायरेक्ट पदेन सदस्य बनेगा उस नगर परिषद का। और अगला है विधायक। तो अगर जो भी विधानसभा क्षेत्र उस नगर परिषद की सीमा को छू रहा होगा वहां का विधायक नगर परिषद का पदेन सदस्य बनेगा। सेम चीज होगी कि नाम निर्देशित सदस्य और पदेन सदस्य को पंचायत नगर परिषद के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को होगा। समझ आ गया? तो ये आपकी संरचना हो गई। तो ये धारा में क्या परिवर्तन आया है? बस इतना परिवर्तन आया है कि अध्यक्ष अब डायरेक्ट इलेक्टेड होगा दोनों ही जगह। पिछले बार वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता था। समझ आ गया सभी को? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगली धारा में क्या परिवर्तन आया है, उसको देख लेते हैं। अगला है धारा नंबर 20। धारा 20 में क्या संशोधन आया है? निर्वाचन अर्जी। निर्वाचन अर्जी का मतलब होता है
कि आप किसके पास, अगर आपको किसी के निर्वाचन के ऊपर आपत्ति उठानी है तो आप आपत्ति किसके पास उठा सकते हैं। तो धारा 20 आपके पेपर में, अभी जो आपका परिवहन विभाग के उप निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कि अगर मान लेते हैं आप निर्वाचित पार्षद हैं, अगर आप निर्वाचित पार्षद हैं तो आपके विरुद्ध निर्वाचन याचिका कौन लगा सकता है। अगर आप किसी वार्ड से निर्वाचित पार्षद हैं तो आपके निर्वाचन के ऊपर ऑब्जेक्शन कौन लगा सकता है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन लगा सकता है वो प्रत्याशी। प्रत्याशी का मतलब आप अकेले तो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, आपके साथ 10-12 लोग और पार्षद का चुनाव लड़ रहे होंगे। तो जो 10-12 लोग और आपके साथ पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, अगर उनको लगता है कि आप गलत तरीके से निर्वाचित हो गए हैं तो वो आपके विरुद्ध निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं। दूसरा, वार्ड की जनता। कौन दूसरा निर्वाचन याचिका लगा सकता है? वार्ड की जनता। यानी वार्ड की जनता कहने का मतलब उस वार्ड में जो लोग रहते जिन्होंने उनको पार्षद निर्वाचित किया है, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जाकर निर्वाचन याचिका लगा सकता है कि ये गलत तरीके से निर्वाचित हुआ है। तो समझ आ गया। तो पार्षद के विरुद्ध प्रत्याशी भी निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं, वार्ड की जनता भी निर्वाचन याचिका लगा सकती है। दूसरा, अगर वो नाम निर्देशित पार्षद है, अगर वो नाम निर्देशित पार्षद है। नाम निर्देशित पार्षद का मतलब क्या है? नाम निर्देशित पार्षद का मतलब है एल्डरमैन। मैंने बताया था नगर पंचायत में 3 एल्डरमैन हो सकते हैं, नगर परिषद में 5, जो नगरीय प्रशासन के विषय में अनुभव रखते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। तो नाम निर्दिष्ट पार्षद के विरुद्ध कौन निर्वाचन याचिका लगा सकता है कि इसने गलत जानकारी देकर पार्षद बना है। यानी ये राज्य सरकार क्या करती है? नाम निर्दिष्ट करती है। तो हो सकता है राज्य सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया हो जो उस क्षेत्र में नहीं रहने वाला हो, उसने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाया हो कि मैं उसी वार्ड में रहता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके भी निर्वाचन को यानी नाम निर्देशन को याचिका लगाई जा सकती है। तो नाम निर्देशित पार्षद के विरुद्ध याचिका निर्वाचित पार्षद लगा सकते हैं। याद रखना है, जो आपके 15 से 20 निर्वाचित पार्षद होते हैं वो आपके नाम निर्देशित पार्षद के विरुद्ध निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं कि ये गलत तरीके से निर्वाचित हुआ है। अगला, अध्यक्ष। अध्यक्ष के विरुद्ध आपका कौन निर्वाचन याचिका लगा सकता है? तो अध्यक्ष के विरुद्ध निर्वाचन याचिका उस नगर पंचायत के मामले में नगर पंचायत की जनता और नगर परिषद के मामले में नगर परिषद की जनता। तो क्योंकि इनको डायरेक्ट जनता चुनती है, इसी के लिए अध्यक्ष के विरुद्ध जो है निर्वाचन याचिका जनता लगा सकती है। यानी नगर पंचायत के विषय में नगर पंचायत की जो मतदाता होंगे वो निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं, और नगर परिषद के मामले में नगर परिषद के जो मतदाता होंगे वो निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? यानी इनके निर्वाचन के ऊपर आपत्ति लगाना। अब ये निर्वाचन याचिका किसके पास लगेगी? तो ये नगर पंचायत या नगर परिषद जिस भी जिले में होगी उस जिले के जिला न्यायाधीश के पास निर्वाचन याचिका लगेगी। याद रखना है कि ये नगर पंचायत या नगर परिषद जिस भी जिले में होगी उस जिले का जो जिला न्यायाधीश होगा उसके पास निर्वाचन याचिका लगाई जाएगी। क्लियर है? निर्वाचन याचिका कब लगेगी? इनके निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका लग सकती है। यानी जब इनके निर्वाचन अधिसूचित किया गया कि ये लोग निर्वाचित हुए या ये लोग नाम निर्देशित हुए हैं, तो इनके निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर, याद रखना है, निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है जिला न्यायाधीश के पास। यानी उस जिले के जिला न्यायाधीश जहां पर यह नगर पंचायत या परिषद स्थित है वहां की जिला न्यायाधीश के पास इनकी निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। क्लियर है? तो ये आपका यही है, धारा नंबर 20 में जो संशोधन हुआ है उसको मैंने यहां पर डिटेल में आपको बता दी है। अगला देखते हैं। अगला है धारा नंबर 29 का स्थानों का आरक्षण। धारा नंबर 29 का है स्थानों का आरक्षण। यानी अब आरक्षण कैसे होगा तो मैं पार्षद के विषय में आपको समझा देता हूं, मैं नगर पंचायत के विषय में समझा दे रहा हूं, सेम नगर परिषद के विषय में भी होगा। तो अगर मान लेते हैं ये नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत ऐसे वार्डों में बटी हुई है, ठीक है। अब एक नगर पंचायत में 15 से 40 वार्ड हो सकते हैं, एक नगर पंचायत में 15 से 40 वार्ड हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये नगर पंचायत में 40 वार्ड है, मैं मान के चलता हूं कि इस नगर पंचायत में 40 वार्ड है। तो इस नगर पंचायत में जितने प्रतिशत एससी रह रहे होंगे उतनी प्रतिशत सीट किसके लिए रिजर्व होगी? एससी कैटेगरी के लिए। मान लेता हूं एससी जो है यहां पर 10% रह रहे हैं, तो 40 का 10% जितना आएगा वो सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होगी। समझ आ रहा है?
इस नगर पंचायत में जितने प्रतिशत एसटी रह रहे हैं उतने प्रतिशत सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होगी, यानी एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा। अब याद रखना है, अगर एससी और एसटी की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो जाती है, यदि एससी और एसटी की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो जाती है तो ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यदि एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण 50% से कम आता है, अगर मान लेते हैं एससी को 10% मिला, एसटी भी यहां पर 10% रहते हैं, तो एससी एसटी को दिया गया आरक्षण कितना होगा? 20% होगा। क्योंकि 20% 50% से कम है तो ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा। मान लेते हैं इस नगर पंचायत के क्षेत्र में ओबीसी यदि 20% रहते हैं तो यहां पर ओबीसी को डायरेक्ट 20% आरक्षण मिल जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। अगर मान लेते हैं यहां पर ओबीसी 25% रहते हैं तो ओबीसी को डायरेक्ट 25% आरक्षण मिल जाएगा जनसंख्या के अनुपात पर। लेकिन यहां पर अगर ओबीसी 35% रहते हैं, अगर यहां पर ओबीसी 35% रहते हैं तो याद रखिएगा ओबीसी को 35% नहीं मिलेगा, ओबीसी को उतना आरक्षण मिलेगा कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर आरक्षण 50% तक होए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी या तो एससी एसटी को अकेले का आरक्षण अगर 50% से ज्यादा हो गया तो बात ठीक है, ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण 50% से कम है तो ओबीसी को केवल उतना आरक्षण मिलेगा, या तो उसकी जनसंख्या के अनुपात पर, या तो इतना आरक्षण मिल सकता है कि वो आंकड़ा 50% तक पहुंच जाए आरक्षण का। यानी एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर जो आरक्षण दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यदि एससी एसटी का अकेले का आरक्षण 50% से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एससी और एसटी का आरक्षण 50% से कम है तो ऐसी स्थिति में तीनों को मिलाकर आरक्षण की सीमा 50% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर एससी 10% है, एसटी 10% है तो ओबीसी अगर वहां पर 10% रहते तो ओबीसी को 10% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वहां पर 20% रहते तो ओबीसी को 20% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वहां पर 35% रहते तो ओबीसी को 35% नहीं मिलेगा, 30% ही मिल सकता है, क्योंकि यहां पर 30% करने से ये तीनों मिलाकर 50% आ जा रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि 50% की सीमा क्रॉस हो जाएगी इसलिए उसको 30% आरक्षण दिया जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी मिलाकर आरक्षण 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए, भले अकेले एससी एसटी 50% क्रॉस कर जाए। क्लियर है? तो यही नगर पंचायत और नगर परिषद दोनों के लिए आरक्षण का प्रोसेस सेम है। चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है यहां पर परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण। धारा नंबर 29 का परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण। इस धारा में नगर पंचायत के भी अध्यक्ष की बात की गई है और नगर परिषद के भी अध्यक्ष की बात की गई है। ठीक है, ये दोनों के अध्यक्ष पद की बात इसमें की गई है। याद रखना जो हमने पिछली धारा पढ़ी है, महिलाओं का आरक्षण, याद रखना नगरीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 1/3 होता है। पंचायती राज में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का आरक्षण 1/2 होता है, लेकिन नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है। ये चीज याद रखना। तो जितने भी पद आरक्षित होंगे उसमें भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ओवरऑल जितने पद होंगे उसके भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो महिलाओं का आरक्षण वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया है। अब यहां पर देखते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण कैसे होगा। राज्य में जितने भी नगर पंचायत होगी, राज्य में जितने भी नगर पंचायत होगी उनकी जनसंख्या को जोड़ लिया जाएगा। राज्य में जितनी भी नगर पंचायत होगी उनकी जनसंख्या को जोड़ लिया जाएगा। जितने परसेंट एससी होंगे उतने परसेंट एससी के अध्यक्ष बनेंगे, जितने परसेंट एसटी की जनसंख्या होगी उतने एसटी के अध्यक्ष बनेंगे। और एससी एसटी को दिया गया आरक्षण यदि 50% से ज्यादा आता है तो ओबीसी के लिए कोई भी अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं होगा। अगर एससी एसटी को दिया गया आरक्षण 50% से कम आता है तो ओबीसी के लिए उतने पद आरक्षित होंगे जितनी उनकी जनसंख्या है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर दिया जाने वाला आरक्षण 50% की सीमा को क्रॉस
क्रॉस नहीं कर सकता। तो सेम चीज नगर पंचायत में भी, नगर परिषद में भी। नगर परिषद में कैसे अध्यक्ष पद का आरक्षण देंगे? नगर परिषद राज्य में जितने भी नगर परिषद है उसकी जनसंख्या को जोड़ लेंगे और उसमें देखेंगे एससी कितने, एसटी कितने और ओबीसी कितने, उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस है जो आपने नगर निगम में मैंने बताया था, तो आरक्षण तो सब में सेम हो गया है। तो याद रखिएगा, नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए राज्य में जितने भी नगर पंचायत है उसकी जनसंख्या को जोड़ते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए राज्य में जितने भी नगर परिषद है उसकी जनसंख्या को जोड़कर एससी एसटी की जनसंख्या देखते हैं। अगर वो जनसंख्या 50% से ज्यादा आती है तो ओबीसी के लिए कोई भी अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं होगा। अगर वो एससी एसटी की जनसंख्या 50% से कम आती है तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या यदि एससी एसटी ओबीसी मिलाकर 50% को क्रॉस करती है तो ऐसी स्थिति में उतनी ही जनसंख्या आरक्षण मिलेगा कि एससी एसटी ओबीसी मिलाकर 50% हो जाए। क्लियर है? चलिए, महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण होगा, जैसे होता है वो बिल्कुल सेम है। अगला देखते हैं, धारा नंबर 32 में संशोधन किया गया है, निर्वाचन नामावली का तैयार किया जाना और निर्वाचन का संचालन। तो याद रखना है आपको, निर्वाचन नामावली का मतलब होता है मतदाता सूची। निर्वाचन नामावली का मतलब होता है मतदाता सूची। तो मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करेगा। याद रखना है, मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? तो मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष पद के लिए मतदाता सूची तैयार करेगा और इसके अलावा पार्षद के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष पद के लिए भी मतदाता सूची तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग पार्षद पद के लिए भी मतदाता सूची तैयार करेगा। तो ये चेंज हुआ है, पहले अध्यक्ष पद के लिए मतदाता सूची नहीं लगती थी क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता था, तो अब अध्यक्ष और पार्षद दोनों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे वो नगर पंचायत के मामले हो या नगर परिषद। अब एक चीज याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का और क्या काम होता है, यह भी इसी धारा में बताया गया है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो निर्वाचन के संचालन का क्या क्या करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन के संचालन का, निर्वाचन का अधीक्षण करता है, ठीक है, यानी सुपरविजन करता है, अधीक्षण करता है। दूसरा, निर्वाचन का निर्देशन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन का निर्देशन करता है, यानी डायरेक्टिंग, यानी क्या करेगा, निर्वाचन कैसे करवाया जाए उस क्षेत्र में उसको निर्देशित करेगा कि ऐसे निर्वाचन होना चाहिए। और तीसरा है, निर्वाचन का नियंत्रण करता है, निर्वाचन का नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग भी आपका पूरा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्वाचन का निर्देशन और निर्वाचन का नियंत्रण करता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि नगर पंचायत या नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो आपका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए मतदाता सूची तैयार करने का नियम कौन बनाता है, यानी निर्वाचक नामावली बनाने का नियम कौन बनाता है, निर्वाचक नामावली तो राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है, लेकिन निर्वाचक नामावली बनाने का नियम कौन बनाता है पूछा जाए तो नियम राज्य सरकार बनाती है। याद रखना है, निर्वाचक नामावली बनाने के लिए नियम कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है, राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर, राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। यहां पर याद रखना है आपको, राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य सरकार नियम बनाती है। तो दो क्वेश्चन है कि राज्य आपका मतदाता सूची कौन तैयार करता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है, लेकिन मतदाता सूची कैसे बनेगी उसका नियम कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो यह है आपका धारा नंबर 32। चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा नंबर 32 का है अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्यय का लेखा। तो याद रखना है, जो भी व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा, जो भी व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा उसको अपना निर्वाचन लेखा तैयार करना पड़ेगा। याद रखना है, निर्वाचन लेखा का मतलब, निर्वाचन व्यय का लेखा का मतलब कि चुनाव के दौरान वो कितना पैसा खर्चा कर रहा है, क्योंकि हर की एक सीमा होती है, लिमिट होती है कि आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हो। तो चुनाव लड़ने, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले जितने भी प्रत्याशी होंगे वो चुनाव के दौरान कितना खर्चा कर रहे हैं उसका निर्वाचन व्यय का लेखा उनको तैयार करना पड़ेगा। तो वही बता रहा है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन लेखा, निर्वाचन व्यय का लेखा तैयार किया जाएगा। तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन व्यय का लेखा
तैयार करना होता है। यानी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष का, वो सभी अपने चुनाव के दौरान कितना खर्चा कर रहे हैं उसका लेखा वो तैयार करके रखेंगे। ये आपके लिए एक पॉइंट हो गया। अब याद रखिएगा, ये निर्वाचन व्यय का लेखा तैयार करना पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है धारा 32 ख, निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना। तो याद रखना है आपको कि जैसे ही जो निर्वाचन व्यय का लेखा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो निर्वाचन व्यय का लेखा तैयार कर रहे हैं, तो जब निर्वाचन संपन्न हो जाएगा, चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो वो 30 दिनों के भीतर, आपके निर्वाचन संपन्न होने के 30 दिन के भीतर ये क्या करेंगे, जो जितने लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो अपने निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास जमा करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास वो निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करेंगे। यानी निर्वाचन संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर जितने भी व्यक्ति जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे वो अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत अधिकारी के पास। समझ आ गया? अब अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करने में असफल होता है तो क्या होगा? तो याद रखना है कि धारा 32 का निर्वाचन व्यय का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निर्हरता, यानी अगर व्यक्ति जिसको निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करना था, अगर वो निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करने में असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि वो किस कारण से निर्वाचन व्यय का लेखा तय समय में नहीं जमा कर पाया, अगर उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निर्हित कर दिया जा सकता है। यानी उसको 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। याद रखना है, अगर वो जीत गया है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा और 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और अगर वो नहीं जीता है तब भी निर्वाचन व्यय का लेखा जमा नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में वो 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए निर्हित घोषित हो जाएगा। तो याद रखना है कि वो नगर परिषद तथा नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए उस आदेश की तारीख से ऐसी कालावधि जो 5 वर्ष से अनधिक होगी उसके लिए निर्हित हो जाएगा। यानी वो 5 वर्ष तक नगर पंचायत या नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए उसको निर्हित घोषित कर दिया जाएगा, अगर वो तय समय के भीतर निर्वाचन लेखा को, जो निर्वाचन व्यय का लेखा, अगर वो जमा नहीं करता। अगला देखते हैं। अगला है मतदान की पात्रता। धारा 33 जिसमें परिवर्तन हुआ है मतदान की पात्रता। तो ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में मतदाता सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षद और अध्यक्ष के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा। पहले वो केवल पार्षद के चुनाव में वोट देने के लिए पात्र होते थे, लेकिन अब अध्यक्ष भी डायरेक्ट इलेक्टेड होगा तो अध्यक्ष के चुनाव में भी वो वोट देने के लिए पात्र होंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में आता है वो पार्षद और अध्यक्ष के चुनाव में वोट देने के लिए पात्र होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि कोई एक मतदाता, मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति का नाम वार्ड नंबर 1 की मतदाता सूची में है, तो वार्ड नंबर 1 की मतदाता सूची में आ रहा है, तो यहां से जो पार्षद चुनाव लड़ रहे होंगे ये उसी के चुनाव में वोट दे पाएगा। वार्ड 2 में जो मतदाता सूची मतलब वार्ड 2 से जो चुनाव लड़ रहा होगा पार्षद, वो उसके लिए थोड़ी वोट दे पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति पार्षद चुनाव में केवल एक प्रत्याशी को वोट दे सकता है, अलग अलग वार्ड में जाकर प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसका नाम किसी एक वार्ड की ही मतदाता सूची में आएगा, तो वो एक बार ही वोट दे सकता है। तो याद रखना, परंतु कोई भी व्यक्ति पार्षद या अध्यक्ष के चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी वो पार्षद चुनाव में केवल एक बार वोट दे सकता है, अलग अलग प्रत्याशी को ऐसा नहीं कि वो अलग अलग जगह जाकर 2-3 बार वोट दे रहा है, फर्जी मतदान कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो नियम के अनुरूप वो पार्षद चुनाव में एक बार वोट दे सकता है और अध्यक्ष चुनाव में भी एक बार वोट दे सकता है। यानी वो पार्षद और अध्यक्ष दोनों के लिए वोट दे सकता है, लेकिन आपका एक समय में एक ही आपका पार्षद के लिए वो, जैसा मान लेते हैं यहां पर 1, 2, 3 ये 4 प्रत्याशी खड़े थे, तो किसी एक ही को वोट देगा और एक बार ही देगा। ऐसा नहीं कि वापस गया फिर वापस आएगा फिर यहां पर दूसरे को वोट दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम जब वो वोट देने आएगा तो उसके नाम को टिक मार लिया जाएगा, उसको यहां पर साही लगा दी जाएगी, तो वो एक बार वोट देने के लिए ही वैलिड है। तो वो अध्यक्ष और पार्षद ये 2 अलग अलग पद के लिए वोट दे सकता है, लेकिन सेम पद के लिए वो 2 बार वोट नहीं दे सकता। समझ आ रहा है? अध्यक्ष पद के लिए भी वोट देगा, पार्षद पद के लिए भी वोट देगा। क्लियर है? लेकिन एक ही तरफ के मतलब पार्षद के चुनाव में 2 बार वोट नहीं देगा, वो एक ही बार वोट देगा। अध्यक्ष के चुनाव में भी एक ही बार वोट देगा, उससे ज्यादा वोट नहीं देगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा नंबर 34।
धारा नंबर 34 है अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता, यानी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष चुनाव को लड़ने के लिए या पार्षद चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले मतदाता सूची में आपका नाम आना चाहिए, यानी उस नगर पंचायत या नगर परिषद की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तभी आप पार्षद या अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और पार्षद चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी पार्षद चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष होती है, अध्यक्ष चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष होती है। इसके पहले अध्यक्ष चुनाव लड़ने की आयु भी 21 वर्ष थी, क्योंकि अध्यक्ष जो होता था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था, तो पार्षद अपने बीच में से अध्यक्ष बनाते थे, तो पार्षद चुनने की आयु 21 वर्ष है। इसी के लिए अब क्या हुआ है, ये संशोधन हुआ है कि अध्यक्ष की आयु, अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, पार्षद चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगला, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी एक वार्ड के लिए अभ्यर्थी किसी अन्य वार्ड के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं इस नगर पंचायत में आपके ये अलग अलग वार्ड है, ये अलग अलग वार्ड है, ये वार्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव लड़ रहा है तो वार्ड नंबर 2 से वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो किसी एक वार्ड से ही पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि वो पार्षद का चुनाव और अध्यक्ष का चुनाव दोनों लड़ सकता है, लेकिन सेम पद के लिए वो दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि पार्षद और अध्यक्ष पद दोनों अलग अलग पद है। तो वो पार्षद और अध्यक्ष पद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, लेकिन अलग अलग वार्ड से वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि पार्षद जो होता है वो आपका बोल सकते हो कि आप एक वार्ड से पार्षद होगा और दो वार्ड से वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि अलग अलग सेम पद के लिए वो दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अलग अलग पद का वो चुनाव लड़ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष दोनों का चुनाव लड़ता है और दोनों का चुनाव जीत जाता है तो 7 दिन के भीतर उसको एक पद रिक्त करना पड़ता है, या तो वो पार्षद का पद रिक्त करेगा या तो अध्यक्ष का पद रिक्त करेगा। तो अगर वो दो अलग अलग पद में निर्वाचित होता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिन के भीतर उसको एक पद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो अलग अलग वार्ड से सेम पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्षद का चुनाव वो एक से ज्यादा जगह से नहीं लड़ सकता। तो वही चीज आपको यहां पर बताई गई है। अब एक चीज याद रखिएगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति पार्षद चुनाव लड़ा लेकिन हार गया, तो ऐसा नहीं कि जो पार्षद चुनाव हार गया है वो अगले साल पार्षद चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसे नहीं है, वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। तो अगर कोई अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो हार गया, तो अगले बार भी वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपका धारा नंबर 34 बता रहा है। अगला देखते हैं धारा नंबर 43। धारा नंबर 43 है उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा पदावधि। तो उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा पदावधि, तो याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाए करवाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि नगर पंचायत या नगर परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, यानी जो पार्षद और अध्यक्ष होते हैं वो अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो प्रथम सम्मेलन होता है, तो याद रखना है उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो सम्मेलन बुलाता है वो आपके नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाता है। यानी नगर पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सम्मेलन कौन बुलाएगा, तो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नगर पंचायत में जो सीएमओ होगा वो सम्मेलन बुलाएगा। नगर परिषद के चुनाव के लिए, नगर परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नगर परिषद में जो सीएमओ होगा वो नगर परिषद का सम्मेलन बुलाएगा। तो याद रखना सम्मेलन कौन बुलाता है, सीएमओ बुलाता है। अब नगर पंचायत के सम्मेलन अगर सीएमओ बुला रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो नगर उपाध्यक्ष के चुनाव के समय नगर पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा। जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो नगर पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा, तो नगर पंचायत की जो अध्यक्षता है वो आपको कोई द्वितीय वर्ग श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी, आप इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी का कोई अधिकारी। नगर पंचायत के मामले में तहसीलदार, नगर पंचायत के मामले में तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी इसकी अध्यक्षता करता है। याद रखना है नगर पंचायत में उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो अध्यक्षता करेगा वो तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी करेगा, और नगर परिषद में उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए, नगर परिषद में उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अध्यक्षता जो करेगा वो डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी से
निम्न पद श्रेणी का अधिकारी करेगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि नगर पंचायत में उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो अध्यक्षता करने आएगा वो तहसीलदार अध्यक्षता करेगा, और तहसीलदार से ऊपर श्रेणी का अधिकारी कर सकता है, उससे नीचे श्रेणी का अधिकारी अध्यक्षता नहीं कर सकता। नगर परिषद में उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी का अधिकारी करेगा, उससे नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। तो सम्मेलन कौन बुलाता है? सीएमओ बुलाता है। किसके अकॉर्डिंग सम्मेलन बुलाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग जो नियम तय करेगा उसके अकॉर्डिंग सीएमओ सम्मेलन बुलाएगा। नगर पंचायत में तहसीलदार अध्यक्षता करेगा या उससे ऊंची श्रेणी का अधिकारी, नगर परिषद में डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊंची श्रेणी का अधिकारी अध्यक्षता करेगा। अब आपको यह चीज भी याद रखना है कि कौन तहसीलदार या कौन डिप्टी कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, तो ये अधिकारी कौन यहां पर अधिकृत करेगा अध्यक्षता करने के लिए, तो इनके नाम को कलेक्टर सुझाएगा। यानी कलेक्टर इनकी नियुक्ति करेगा कि कौन अध्यक्षता करेगा, कौन तहसीलदार अध्यक्षता करेगा या कौन डिप्टी कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, ये भेजेगा कौन? इनको कलेक्टर भेजेगा। तो कलेक्टर जिस भी अधिकारी को अधिकृत करेगा वो यहां पर आकर अध्यक्षता करेगा, लेकिन नगर पंचायत में कलेक्टर ऐसे ही अधिकारी को अधिकृत करेगा जो तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का ना हो, और नगर परिषद में ऐसे अधिकारी को अधिकृत करेगा जो डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी से नीचे का अधिकारी ना हो। तो याद रखना है, और इसके अंतर्गत याद रखना है कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो सम्मेलन बुलाया जाएगा नगर पंचायत या नगर परिषद का, यह नगर पंचायत या नगर परिषद का प्रथम सम्मेलन होगा। याद रखना है कि जो यह सम्मेलन बुलाया जाएगा यह नगर पंचायत या नगर परिषद का प्रथम सम्मेलन होगा, और प्रथम सम्मेलन में ही उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। तो धारा नंबर 43 का क्या था? तो पहले क्या होता था? अध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता था और उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव आता था। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरुद्ध पहले अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था। तो हमेशा से कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि ऐसा पद जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इसका अपवाद ग्राम पंचायत के मामले में केवल सरपंच है, बाकी हर जगह ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में इनडायरेक्ट कौन इलेक्टेड होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित होता है? उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो उपाध्यक्ष के विरुद्ध क्या आएगा? अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो पहले अध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था, लेकिन अब अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं आ सकता, अब उपाध्यक्ष के विरुद्ध केवल अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। बाकी ये प्रोसेस आप डिटेल में, आप कोई भी क्लास ज्वाइन किए होंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, वो सब चीज पढ़ेंगे। अब देखते हैं धारा नंबर 47 में संशोधन हुआ है, अध्यक्ष को वापस बुलाया जाना। तो अध्यक्ष को वापस बुलाया जाना, इसको बोला जाता है रिकॉल का प्रोसेस। अध्यक्ष को वापस बुलाया जाना इसको बोलते हैं रिकॉल का प्रोसेस, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। रिकॉल का प्रोसेस या प्रत्यावर्तन का प्रोसेस। तो रिकॉल या प्रत्यावर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं अध्यक्ष को से पद से हटाना है, या अध्यक्ष को वापस बुलाना है या उसको पद से हटाना, एक ही बात है। अगर अध्यक्ष को पद से हटाना है तो सबसे पहले नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन करने वाले 3/4 निर्वाचित पार्षद, याद रखना है, नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन करने वाले जो 3/4 निर्वाचित पार्षद हैं वो एक आवेदन देंगे, किसको? कलेक्टर को। याद रखना है कि नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन करने वाले जो निर्वाचित पार्षद हैं उसके 3/4 पार्षद कलेक्टर को नोटिस देंगे कि हम अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, वापस बुलाने के लिए रिकॉल का प्रोसेस चालू करवाना चाहते हैं। अब कलेक्टर जैसे ही ये उनको ये प्राप्त होगा आवेदन, कलेक्टर इस आवेदन को भेजेगा राज्य सरकार को। कलेक्टर इस आवेदन को भेजेगा राज्य सरकार को, और राज्य सरकार इस आवेदन को भेजेगी राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य सरकार इस आवेदन को भेजेगी राज्य निर्वाचन आयोग को। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? एक चुनाव कंडक्ट करवाएगा। उस नगर पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाना होगा तो नगर पंचायत में रिकॉल का प्रोसेस के लिए चुनाव करवाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए रिकॉल प्रोसेस लाया गया है तो नगर परिषद में वो क्या करवाएगा? प्रत्यावर्तन के लिए मतदान करवाएगा। तो अब याद रखना है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में चुनाव कंडक्ट करवाएगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग यदि वहां पर चुनाव कंडक्ट करवाता है तो नगर पंचायत के मामले में अगर हम देखें तो नगर पंचायत में जितने लोगों के नाम मतदाता सूची में होंगे,
याद रखना है, नगर पंचायत का गठन करने वाले जितने लोगों के, नगर पंचायत की अपनी एक मतदाता सूची बनी होगी अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनी है उसमें जितने भी मतदाताओं के नाम हैं, यदि उसमें से 50% से ज्यादा मतदाता, 50% से ज्यादा मतदाता अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए वोट दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद से हट जाएगा। सेम चीज अगर नगर परिषद में अध्यक्ष को हटाना है, तो नगर परिषद के लिए जो अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची बनी होगी उससे अगर 50% लोग, उसके अगर 50% से ज्यादा लोग नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के लिए चुनाव में वोट दे देते हैं, तो नगर परिषद के अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। यानी याद रखिएगा, जितने लोगों के नाम मतदाता सूची में है उसका 50% यहां पर बोला जा रहा है। आपको यह नहीं बोला जा रहा है वहां पर कि जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका 50%। कहने का मतलब, मान लेते हैं किसी नगर पंचायत में 1000 लोगों के नाम मतदाता सूची में है, जिस दिन यहां पर वोटिंग हुई, मान लेते हैं 700 लोग यहां पर वोटिंग देने गए थे, तो मैं ये 700 का 50% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये 1000 के 50% की। यानी अध्यक्ष को हटाने के लिए उसके विपक्ष में 501 वोट पड़ने चाहिए, तभी उसको पद से हटाया जा सकेगा। यानी जितने लोगों के नाम मतदाता सूची में है उसका 50% लोग जो है, उससे ज्यादा लोग अगर उसको पद से हटाने के लिए वोट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इस समय जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान का मतलब मतदाता जाकर किसको वोट दे रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे आप चुनाव में वोट देने जाते हो, पार्षद चुनाव में वोट देते हो, विधायक चुनाव में ईवीएम में बटन दबा के आते हो, लेकिन आप किसको वोट दे रहे हो किसी को पता नहीं है, आपको केवल पता होता है। वैसे यहां पर भी जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर अध्यक्ष का पद धारण किए 2 साल का समय नहीं बीता है, अगर अध्यक्ष को पद धारण किए 2 साल का समय नहीं बीता है, तो उसके खिलाफ ये रिकॉल का प्रोसेस चालू नहीं हो सकता। दूसरा, यदि उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आदि काल अवधि ना बीती हो, यानी अध्यक्ष का पद मान लेते किसी कारणवश रिक्त हो गया या उसके खिलाफ रिकॉल पारित हो गया और वो पद से हट गया, तो जो नया व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जब तक उसका आधा कार्यकाल कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके खिलाफ रिकॉल नहीं ला सकते। तीसरा, रिकॉल का प्रोसेस अध्यक्ष के कार्यकाल में केवल एक बार ला सकते हैं, यानी रिकॉल की प्रक्रिया अध्यक्ष के पूरे कार्यकाल में केवल एक बार हो सकती है। मान लेते हैं मैं अध्यक्ष हूं, मेरे खिलाफ रिकॉल लाया गया और अगर वो पारित नहीं हुआ तो मेरे कार्यकाल के दौरान दोबारा रिकॉल मेरे खिलाफ नहीं ला सकते। यानी पूरे कार्यकाल में एक बार रिकॉल ला सकते हैं, अगर वो फेल हो गया तो दोबारा रिकॉल नहीं ला सकते। सेम यहां पर वही चीज आपको बता रहे हैं। तो रिकॉल का प्रोसेस अध्यक्ष के कार्यकाल में पूरा एक बार में ही लाया जा सकता है। अगर वो पारित नहीं हुआ तो अगली बार आप रिकॉल का प्रोसेस चालू नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला देखते हैं धारा नंबर 55, साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सम्मेलन। साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सम्मेलन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम सम्मेलन कौन बुलाता है? सीएमओ बुलाता है। प्रथम सम्मेलन कौन बुलाता है? सीएमओ बुलाता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और प्रथम सम्मेलन में जितने भी पार्षद रहते हैं वो अपने बीच में से उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि उपाध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष भी वोट देता है, उपाध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष भी वोट देता है और निर्वाचित पार्षद भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं देता, निर्वाचित पार्षद भी वोट देते हैं, अध्यक्ष भी वोट देता है। तो याद रखना है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा प्रथम सम्मेलन की? तो मैंने आपको बता दिया कि अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता करेगा आपका नगर परिषद के मामले में डिप्टी कलेक्टर से पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति, और नगर पंचायत के मामले में तहसीलदार के पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। ये कौन होंगे? ये कलेक्टर के द्वारा नियुक्त होंगे। तो यहां पर पहले क्या होता था? प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष का चुनाव भी होता था, उपाध्यक्ष का चुनाव भी होता था, लेकिन अब क्या हो गया है? अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्टेड हो गया, तो प्रथम सम्मेलन में केवल उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये अब परिवर्तन आया है। ठीक है, अब मान लेते हैं उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग हो रही है। अगर उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग हुई है और मान लेते हैं कि मत बराबर हो जा रहे हैं, उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग हो रही है और मत बराबर हो जा रहे हैं, यानी दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों में मत बराबर हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? लॉटरी निकाला जाएगा। दोनों का नाम लिखकर पर्ची बनाकर लॉट उसमें डाला जाएगा बाउल में, और पर्ची निकाली जाएगी, जिसका नाम आ गया वो जीत जाएगा। यानी मत बराबर होने की दशा में कोई निर्णायक वोट नहीं देता। हमेशा याद रखिएगा, किसी को जब पद में बैठाना हो या किसी को पद से हटाना हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कभी निर्णायक वोट नहीं देता। तो याद रखना है कि
चुनाव में यदि वोट बराबर हो जाते हैं तो निर्णय लॉटरी निकालकर किया जाता है, यानी दोनों का नाम लिखकर पर्ची डाला जाएगा, एक का पर्ची उठाया जाएगा, जिसका नाम आ गया वो चुनाव जीत जाता है। अगला देखते हैं धारा नंबर 63 में क्या अंतर आया है। धारा नंबर 63 है बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय, यानी नगर पंचायत और नगर परिषद का जो सम्मेलन होगा, याद रखना है नगर पंचायत और नगर परिषद का जो सामान्य सम्मेलन होगा उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर होगा। याद रखना है नगर पंचायत में कोई विषय पर चर्चा हो रही है तो नगर पंचायत में अगर किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो ऐसी स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अब आपको यह चीज भी याद रखना है कि मान लेते हैं नगर पंचायत की अध्यक्षता अध्यक्ष कर रहा है, नगर पंचायत की अध्यक्षता अध्यक्ष कर रहा है, तो यहां पर कोई सामने विषय आया है, यहां पर जो निर्वाचित पार्षद है वो वोट देंगे। याद रखना अगर किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो ये निर्वाचित पार्षद वोट देंगे। अब इनके निर्वाचित पार्षद में वोट बराबर हो जाते हैं, हाँ या ना दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा वो निर्णायक वोट देगा। याद रखना है निर्णायक वोट कब दिया जाता है, जब किसी प्रश्न पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसी को पद में बैठाना हो या हटाना हो तब निर्णायक वोट नहीं होता। तो याद रखना है कि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पहली बार में वोट नहीं देगा यहां पर, लेकिन जब वोट देगा तो वो निर्णायक वोट होगा। निर्णायक वोट कब देता है, जब वोट बराबर हो जाते हैं। तो याद रखना है कि अगर वहां पर नगर पंचायत या नगर परिषद के सम्मेलन में किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो उस विषय पर पारित किया जाए या नहीं तो निर्वाचित पार्षद वोट देंगे। अगर वोट की समानता आ जाती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वितीय मत देगा, यानी निर्णायक वोट देगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। आखिरी जो है धारा नंबर 328 परिषद को विघटित करने की शक्ति। तो याद रखना है नगर पंचायत या नगर परिषद को विघटित कर सकती है राज्य सरकार। नगर पंचायत या नगर परिषद दोनों को विघटित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। ये चीज याद रखना, चाहे नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, दोनों को विघटित यानी भंग करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार कब भंग कर सकती नगर पंचायत या नगर परिषद को, यदि नगर पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से ना कर रही हो, अगर नगर पंचायत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन बार बार कर रही हो, नगर पंचायत राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मान रही हो, नगर पंचायत अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो, नगर पंचायत अपने शक्तियों से बाहर जाकर काम कर रही हो, तो इन कारणों से नगर पंचायत को विघटित किया जा सकता है। सेम कारण से नगर परिषद को भी विघटित किया जा सकता है, यानी राज्य सरकार के निर्देशों का ना मानना, कर्तव्यों का उल्लंघन करना, शक्तियों से परे जाकर काम करना, शक्तियों का दुरुपयोग करना, तो ये कारण से नगर पंचायत नगर परिषद दोनों को विघटित किया जा सकता है। कौन विघटित करेगी? राज्य सरकार विघटित करेगी। विघटित करने का एक और आधार होता है, वो क्या आधार है वो देख लेते हैं। यहां पर आपको याद रखना है धारा 43 की उपधारा 1 के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर नगर पालिका के उपाध्यक्ष का निर्वाचन ना करे। कहने का मतलब यदि जब इनके निर्वाचनों को अधिसूचित किया गया, जब इनके निर्वाचन को अधिसूचित राज्य निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन को अधिसूचित करना यानी नामों का प्रकाशन करना, तो जब पार्षद का चुनाव हो जाता है और अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग इनके नामों का प्रकाशन करता है कि ये लोग निर्वाचित हुए हैं। तो इनके नाम प्रकाशन से अगर 30 दिन का समय बीत चुका है, यानी निर्वाचन के अधिसूचित होने से 30 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक नगर पंचायत या नगर परिषद अपने उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में नगर पंचायत या नगर परिषद को राज्य सरकार के द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो ये दूसरा कारण है। पहले क्या होता था, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव 30 दिन के भीतर नहीं कर पाती, ऐसा शब्द लिखा था, लेकिन अब अध्यक्ष तो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, तो अध्यक्ष पद को यहां से हटा दिया गया है। तो याद रखना नगर पंचायत या नगर परिषद निर्वाचन के नाम के प्रकाशन की तारीख से यदि 1 माह के भीतर अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का चुनाव, नगर पंचायत को उपाध्यक्ष या नगर परिषद को उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पंचायत या नगर परिषद को विघटित कर सकती है, भंग कर सकती है। क्लियर है? तो ये है आपका जो आपके नगर पालिका संशोधन हुआ है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों में जो संशोधन किया गया उसको हमने डिटेल में एक एक करके पूरी धाराओं को पढ़ लिया जिसमें संशोधन हुआ है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरे संशोधन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है या पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको चैट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं
कि जितनी भी चीजें आज की क्लास में हमने चर्चा की है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो जितनी भी चर्चा हमने की है, उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी दिक्कत होगी तो आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।